नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने वाला व्यक्ति खुद ही राजनीतिक पार्टी बना करके राजनीति में आ गया है, जो हमेशा से कहता रहा कि जन सुराज एक अभियान है, लेकिन अब इस अभियान को राजनीतिक पार्टी बना दिया गया है और बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। दरअसल यहाँ पर बात पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर की हो रही है। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी की एंट्री होती है। 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने अभियान को एक राजनीतिक पार्टी का रूप दिया, जिसका नाम जन सुराज रखा। दलित वोटरों को साधने के लिए दलित समाज से ही आने वाले मनोज भारती को पार्टी का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। दलित अध्यक्ष बनाने के साथ पार्टी के झंडे पर महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल करना किस बात का संकेत देता है? बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री से किसे होगा नुकसान? क्या बिगड़ेगा तेजस्वी यादव का खेल या होगा बीजेपी जेडीयू का नुकसान? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चर्चा चल रही है। एक तरफ भाजपा जदयू का गठबंधन, एक और कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन, तो एक तरफ है प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज, जिसके लिए ये पहला चुनाव है। बिहार में प्रशांत किशोर की नजर दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर है, जो बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की राजनीति से निकलने वाले नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। साल 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले लालू यादव और राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री रही। आरजेडी और जदयू दोनों ही दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा के दम पर सत्ता पर काबिज रहे हैं। इसी वोट बैंक को प्रशांत किशोर हासिल करना चाहते हैं। मुसलमानों को लुभाने के लिए प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि बिहार में 17% आबादी मुसलमानों की है, जो यादवों से 3% अधिक है। लेकिन फिर भी मुसलमानों के पास बिहार में खुद का कोई नेता नहीं है। मुसलमानों को सलाह देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि कब आप अपने बच्चों के लिए वोट देना शुरू करेंगे? कब तक डर की वजह से असामाजिक तत्वों को वोट देते रहेंगे? असामाजिक तत्वों से प्रशांत किशोर का मतलब था राजनीतिक पार्टियों से। प्रशांत किशोर ने दलितों को लेकर भी कुछ इसी तरह की बात कही। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में पार्टियों ने दलित नेताओं का सिर्फ इस्तेमाल किया है। इस तरह से दलित और मुस्लिम के साथ अति पिछड़े वर्ग की बात करके प्रशांत किशोर आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक को अपने नाम करने का दांव चल रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू की सियासी ताकत इन्हीं वोट बैंक पर टिकी हुई है। एक तरफ आरजेडी जो एमवाई यानी मुस्लिम और यादव के वोटों पर निर्भर है, तो जदयू अति पिछड़ा और दलित वोटों के सहारे राजनीतिक धुरी बनाए हुए हैं। मतलब साफ है कि अगर प्रशांत किशोर दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े वर्ग का वोट हासिल कर लेते हैं, तो ये आरजेडी और जेडीयू के लिए नुकसानदायक साबित होगा। बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने सितंबर में पटना के बापू सभागार में राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी से जुड़े एक कार्यक्रम में आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार में मुस्लिम समाज को आरजेडी वालों ने हमेशा से यही बताया कि एमवाई समीकरण होगा तो हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन बिहार में ये समीकरण बीजेपी को नहीं हरा पाया है। प्रशांत किशोर इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि अब एमवाई समीकरण कहीं बचा ही नहीं है, अब समीकरण बचा है वाईएम यानी यादव मुस्लिम। जहां वाई खड़ा होता है मतलब यादव, वहां मुसलमान समाज के सभी लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा यादव समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर बीजेपी को वोट दे देते हैं, जिससे बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद मिलती है। दूसरी ओर अभी प्रशांत किशोर की जन सुराज ने राजनीति में सही तरीके से कदम भी नहीं रखा, उससे पहले ही बीजेपी की बी टीम का टैग उनके ऊपर लग गया है। आरजेडी सांसद मीसा भारती जन सुराज को बीजेपी की बी टीम बता चुकी हैं। मीसा भारती ने बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को नकारते हुए कहा था कि जन सुराज पार्टी को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जनता समझदार है, उन्हें पता है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही जन सुराज पार्टी बनाई है। बिहार में 3 दशक से सिर्फ लालू परिवार और नीतीश कुमार का शासन है। प्रशांत किशोर दोनों ही सरकारों की लगातार खामियां गिनाते रहे हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बिहार में जन सुराज बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। मुसलमान
और दलितों को अपनी ओर करने की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर से बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो जातिवाद की राजनीति से तंग आ चुका है। राज्य में यादवों को छोड़ बाकी ओबीसी की जाति को बीजेपी हमेशा से अपना बताती रही है। अगर प्रशांत किशोर इसमें भी सेंध लगा देते हैं तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। अगर बिहार में प्रशांत किशोर कुछ वोट पा लेते हैं तो जिताव से अधिक वोट कटवा साबित होंगे। आरजेडी ने मुस्लिम यादव को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। अगर आरजेडी इसमें सफल होती है तो प्रशांत किशोर आरजेडी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। गांधी जयंती के दिन अपने अभियान को राजनीति में बदलने वाले प्रशांत किशोर बिहार में उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो बिहार की असली समस्याओं से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठाया कि बिहार में बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। खेती की लागत बढ़ने और मुनाफा घटने के कारण किसान परेशान हैं। प्रशांत किशोर ने शिक्षा, रोजगार और बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए जैसे वादे किए हैं। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार के लिए सस्ता कर्ज और खेती को फायदे का काम बनाने का वादा भी किया है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान का मकसद केवल और केवल राजनीति करना था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया। पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता को एक ही संदेश दिया कि वो नई तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इस राजनीति की मुखिया जनता होगी। साथ ही इस पदयात्रा से पहले ही माहौल बनाने में मदद मिली है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जन सुराज के साथ करीब 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि ये झूठ है। उनके साथ 1 करोड़ नहीं, लगभग 66 लाख सदस्य ही जुड़े हैं। 1 करोड़ के इस आंकड़े के कारण प्रशांत किशोर उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि चुनाव में उन्हें फायदा होगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करीब 82 लाख वोट मिले थे। इस हिसाब से अभी से 1 करोड़ सदस्य बना लेने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव कठिन नहीं है। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से पूछा गया कि बिहार में उनका भविष्य क्या है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो जनसुराज के लिए 2 संभावनाएं देख रहे हैं। पहली कि बिहार में जनसुराज पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। दूसरी, अगर परिणाम पक्ष में नहीं आया तो हमारी सीटें दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगी। हम 4 या 5 सीटों पर सिमट जाएंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो 2 वर्षों से आम लोगों के बीच में घूम रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि एक बार अपने लिए वोट करके देखो। लोग इस बात से सहमत भी हो रहे हैं। अगर वोटिंग के दिन तक लोग इसे समझते रहे तो जनसुराज बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जनसुराज को लेकर के प्रशांत किशोर कहते हैं कि पार्टी में जनप्रतिनिधियों के लिए वापसी का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल भी लागू किया जाएगा। उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने वाले जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया जाएगा। पार्टी टिकट देने के पहले सभी से शपथ पत्र लेगी। अगर कैंडिडेट जीत गया लेकिन उसकी विधानसभा में जनसुराज के 1/3 संस्थापक सदस्य उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वोटिंग की जाएगी। वोटिंग में हारने के बाद शपथ पत्र के मुताबिक उसे इस्तीफा देना होगा। अब देखिए, 13 नवंबर को बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जनसुराज ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। इसमें रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट शामिल हैं। 2020 के चुनाव में तरारी से सुदामा प्रसाद, बेलागंज से सुरेंद्र यादव और रामगढ़ से सुधाकर सिंह तो इमामगंज से जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इन सीटों के विधायकों का 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही ये सीटें खाली हो गई हैं। इसमें तरारी सीट से सीधा मुकाबला सीपीआई माले के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत के बीच है, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह के कारण यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है, प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इस चुनाव में फायदा मिल जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए उम्मीद जाग सकती है। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर की पार्टी का बिहार की राजनीति में क्या भविष्य है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।